प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग परीक्षा के लिए 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, पोषण और आज हम लोग देखेंगे श्वसन। तो 20 क्वेश्चन से अन्य जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी होगा। वो दरोगा का, सिपाही, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव हैं और सबको फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए एक एक करके सभी वीडियो देखते जाएंगे। अभी तक 30-32 वीडियो हम बना चुके हैं। तो शुरू से बहुत सारे चैप्टर था जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो उसको भी हम लोग देखते रहेंगे। और आगे अब क्वेश्चन हम देखते हैं श्वसन से। श्वसन भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग विशेष हम ध्यान देंगे। तब क्वेश्चन करते हैं श्वसन से। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसका पहले आंसर ले ए। इसका आंसर है ए, यानी ग्लूकोज। अब पहले बतला दें कि श्वसन होता क्या है। श्वसन का मतलब होता है कि श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये पूरा प्रोसेस श्वसन कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेस्पिरेशन। तो श्वसन में देखिए समीकरण इस तरह से कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। हर एक कोशिका में ग्लूकोज होता है, तो ये हुआ ग्लूकोज। और ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा हम लोग लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। 6CO2 अब प्लस 6H2O अब प्लस 686 केकल एनर्जी। केकल मैंने किलो कैलोरी एनर्जी। तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है। तो हम लोग श्वसन क्यों करते हैं? तो इसी ऊर्जा के लिए करते हैं। और यह ऊर्जा हमारे कोशिका में एटीपी के रूप में संचित रहता है, और जब ज़रूरत होती है ऊर्जा की तो यह टूट करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम सभी कार्य को संपन्न करते हैं। तो ऊर्जा आया कहाँ से? तो श्वसन के फलस्वरूप। और श्वसन में क्या हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन लिए और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया और ऊर्जा मुक्त किया। ये पूरा प्रोसेस कराता है श्वसन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर का हो गया बी, यानी विसरण। इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए, पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जीव जंतु भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो पौधे ऑक्सीजन लेते हैं वो विसरण के द्वारा, विसरण कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा संग्रहित करते हैं। पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसका नाम है स्टोमेटा, हिंदी में कहते हैं रंध्र। और उस रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? पौधे के द्वारा। हम लोग इसे नाक से लेते हैं ऑक्सीजन ना, तो इन लोग लेते हैं कैसे? तो रंध्र के द्वारा लेते हैं। इस क्रिया का नाम हम देते हैं विसरण, डिफ्यूजन। तो आंसर हो जाएगा 2 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीन में है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाने वाले की आकृति क्या है। तो इसका आंसर देने पहले ए। देखिए, ट्रैकिया होता है श्वास नली। ये श्वास नली ये रहा श्वास नली, जिससे ऑक्सीजन जाता है कहाँ? फेफड़ा में। ट्रैकिया इंग्लिश में कहते हैं श्वास नली, ट्रैकिया इंग्लिश में। और ट्रैकिया में
ये बल्ले टाइप का, रिंग टाइप का रचना होता है, जो आधा रिंग जैसा लगता है रचना, इस टाइप का ये ट्रे किया हुआ। आई जो रिंग रहता है वो उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज मुलायम हड्डी जैसी रचना को कहते हैं। और यह श्वास नली को सपोर्ट अंदर से देता है। तो श्वास नली में यानी कि ट्रैकिया में उपास्थि का बना रिंग जैसा रचना होता है, जो रिंग आधा रहता है, यानी कंप्लीट रिंग नहीं होता है या पूर्ण रिंग होता है। तो आंसर हम लोग 3 का क्या देखें, ए। और 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो आंसर लिख लें सी। खाद्य पदार्थ का मतलब ग्लूकोज हमारे हर एक कोशिका में है, तो कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो टूटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं विघटन। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, विघटन की क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। अगर एक अणु ग्लूकोज टूटता है तो उसे 686 केकल एनर्जी मुक्त होता है। तो आंसर 4 का हम लोग क्या देंगे, सी। और अब 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन 5 में है कि कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर पहले दे दें ए। देखिए श्वसन की क्रिया को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, यानी श्वसन को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक को कहते हैं अनॉक्सी श्वसन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे का नाम ऑक्सी श्वसन, इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 तरह की श्वसन क्रिया होती है, एक का नाम है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन का मतलब हुआ कि श्वसन की वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब ऐसी क्रिया को हम कहेंगे अनॉक्सी श्वसन। और ये अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन सी क्रिया, अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन का मतलब कि श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उस क्रिया का नाम ऑक्सी श्वसन कहेंगे। और ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है और इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड जल देता है और ऊर्जा मुक्त करता है, और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होता है। तो ये हम देख रहे थे 5 का ए। और अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखें। 6 में है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो आंसर इसका पहले लिख लें ए। 6 का ए, श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने की क्रिया को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन और सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं एक्सपिरेशन, और दोनों क्रिया को मिला के हम कहेंगे श्वासोच्छ्वास। मतलब श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, एक क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास। और श्वसन क्या है, तो श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज
ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ये पूरा प्रोसेस श्वसन कहलाता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास में केवल सांस लेना और छोड़ना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में दो क्रिया होती है, सांस लेना जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन, निश्वसन हिंदी में बोलते हैं, और सांस छोड़ना मैंने एक्सप्रेशन मैंने निःश्वसन। तो ये देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 का ए। और 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जंतुओं में आणविक श्वसन की अनुपलब्धता होने पर पाइरूवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? आंसर पहले लिख लें, बी लैक्टिक एसिड। देखिए, ग्लूकोज पहले टूटता है पाइरुविक अम्ल में। ग्लूकोज का एक अणु टूट करके पाइरुविक अम्ल का 2 अणु देता है, और फिर पाइरुविक अम्ल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। जंतुओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो, माने ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत कम हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि पाइरुविक अम्ल चेंज कर जाता है लैक्टिक अम्ल में। कब? जब ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत कम हो। तो वैसी स्थिति में होता है ऐच्छिक पेशी में होता है क्या कि पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में चेंज कर जाएगा, और लैक्टिक अम्ल में चेंज करने के चलते हमें थकावट का अनुभव होता है। जब ज़्यादा चलते हैं, थक जाते हैं, तो थकावट का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का जमाव। तो 7 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर में क्या है? 8 में है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान इनमें से किसके द्वारा होता है? तो इसका पहले आंसर लिख लें, ए यानी रंध्र। रंध्र को कहते हैं इंग्लिश में एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या है? तो पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं एस्टोमेटा। इसी के द्वारा पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधा में कौन सा रचना है जिससे श्वसन क्या काम करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? रंध्र यानी एस्टोमेटा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट अम्ल, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर पहले हम लोग लिख लें, बी। देखिए, जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है? ऑक्सीजन। तो लेना क्रिया इंस्पिरेशन हो गया, और एक्सपिरेशन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। अब देखते हैं कि कितना परसेंट हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, माने इंस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन लिए और कितना छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो एक नज़र देख लें यहाँ बोर्ड पर कि निःश्वसन में निःश्वसन माने कि ली गई वायु, और निःश्वसन छोड़ी गई वायु। तो ली गई वायु में जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 17%। कितना का यूज हुआ? 4% का। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4%। बढ़ कैसे गया कि ग्लूकोज हर एक कोशिका में टूटता है, अब ग्लूकोज टूट करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जा रहा है सांस के द्वारा। तो सब मिला करके छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना रह गया? 4%। और लेते हैं 0.03%। और नाइट्रोजन लेते हैं 78%
और छोड़ते भी हैं 78%, यानी नाइट्रोजन जितना लिए उतना छोड़े। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि ऑक्सीजन, निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना, निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 9 का हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रवासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रवासी में की ली गई वायु में, तो ली गई वायु में ऑक्सीजन कितना 21%, जो कि अभी हम लोग पूरा वर्णन किए थे 9 नंबर क्वेश्चन का। तो ली गई वायु में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 21%, और छोड़ी गई वायु में कितना ऑक्सीजन 17%। ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%, छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 4%। तो इस तरह से अभी हम लोग लिखाए हैं। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे 10 का बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रवास के समय डायफ्राम क्या करता है। तो पहले आंसर लिख लें बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए, प्रवास के समय का मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि डायफ्राम यहाँ पर रहता है, ये जगह जो स्टोमक को या हार्ट को अलग करता है। तो डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होगा। संकुचित होने पर क्या होगा कि लंग्स का एरिया बढ़ जाता है, जिससे आसानी से हम लोग सांस ले पाते हैं। और जब ये रिलैक्स करेगा डायफ्राम, तब क्या होगा कि हवा पर दाब पड़ता है, जिसके कारण हम निश्वसन करते हैं, माने एक्सपिरेशन करते हैं। तो निश्वसित वायु माने कि जब हम सांस लेते हैं तो वैसी स्थिति में डायफ्राम में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप लंग्स का एरिया बढ़ता है। अतः ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लंग्स में पहुंचता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 11 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है। तो आंसर लिख लें सी। देखिए, भोजन नली मुख गुहा से शुरू हुआ, तो पहले हो गया मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद मुख गुहा माने बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आता है फैरिंग्स, फैरिंग्स आया, फैरिंग्स। और ये फैरिंग्स जो नली है, मुख गुहा के बाद जो नली है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक चल जाता है श्वास नली में, ट्रैकिया में, और दूसरा चल जाता है ओसोफेगस यानी ग्रास नली में। ध्यान देंगे कि फैरिंग्स कितने पार्ट में बढ़ जाता है आगे जाके, 2 पार्ट में। पहला चल जाता है ट्रैकिया यानी श्वास नली में, और दूसरा जाता है भोजन नली का मतलब ओसोफेगस में। तो जहाँ ट्रैकिया में प्रवेश करता है नली, वहाँ पर एक रचना रहता है, उस रचना को कहते हैं इपीग्लोटिस। तो इपीग्लोटिस जब सांस लेते हैं तो ये भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय क्या होगा कि इपीग्लोटिस खुलता या बंद होते रहता है। और कभी कभी होता है क्या कि इपीग्लोटिस खुला रहा, अब भोजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो क्या होगा कि चावल का कण जाके श्वास नली में फंस जाता है, जिसको ग्लोटिस कहा जाता है ना, जो कि कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो ये 12 का हम लोग आंसर कौन सा देंगे, ए देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि इनमें से किनके साथ हीमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक होता है।
तो इसका आंसर पहले लिख लें हम लोग बी। देखिए, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैस से नाक से होकर के जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन किसको बांधता है? अब ये देखना है कि हीमोग्लोबिन जिसको बांधेगा वही कहलाएगा कि श्वसन में क्या, जैसे कहते हैं श्वसन में ऑक्सीजन लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? गैस तो सभी जाएगा अंदर में, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है कि ऑक्सीजन है तो आने देंगे, अब बाकी सबको कहीं कि नहीं तुम बाहर जाओ, तो यहाँ किसी तरह का कोई गार्ड नहीं है। तो ऑक्सीजन को ही क्यों हीमोग्लोबिन पकड़ेगा? तो जान लें कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर माने आंशिक दाब ज़्यादा होता है, और आंशिक दाब ज़्यादा रहने के कारण पहले हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हम लोग देंगे? बी, यानी 13 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो आंसर पहले लिख लें हम लोग बी, 14 का बी। देखिए, पाइरूवेट पहले क्या है कि ग्लूकोज टूटता है पाइरुविक अम्ल में। अब पाइरुविक अम्ल जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से टूटता है, और पूर्ण रूप से टूट करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है, इसलिए एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा। तो एडीपी से एटीपी का बनना कहाँ क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। 15 में है कि श्वसन एक जैव प्रक्रम है जिसमें मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो इसमें आंसर पहले लिख लें डी, यानी विघटन। आंसर डी। जो भोजन हम लोग लेते हैं उसमें रहता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कोशिका में जाता है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाएगा कोशिका में, और वो ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ने की क्रिया को ही कहते हैं विखंडन। तो किस क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो भोजन के विखंडन के फलस्वरूप। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? विखंडन, यानी 15 का डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होता है? यानी ग्लूकोज जब पूर्ण रूप से टूटेगा तब क्या बनता है? तो 16 का आंसर हम लोग लिखेंगे पहले डी। ये ग्लूकोज जब टूटता है पूर्ण रूप से तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। जैसा अभी हम लोग समीकरण देखे थे कि C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 केकल एनर्जी। तो क्या क्या दिया ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटने के बाद? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, अर्थात 16 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में है कि इनमें से कौन से जैविक प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ए। 17 का हो गया ए। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है किस क्रिया में? श्वसन में। ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और एक होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। श्वसन की क्रिया में क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे श्वसन की क्रिया में हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख रहे थे, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन 18 में है कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी 38। ध्यान देना है कि ग्लूकोज का एक अणु अगर विखंडित होता है तो उससे कुल 38 एटीपी प्राप्त होता है। 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। 18 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब क्वेश्चन देखेंगे 19। सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से किस रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त होती है? ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता है और पूर्ण रूप से टूट करके ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या देखेंगे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट क्वेश्चन है 20। तो 20 में है कि किण्वन की आप कौन से अभिक्रिया की श्रेणी में रखेंगे? अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन। तो आंसर पहले हम दे दें ए, 20 का ए। अनऑक्सीश्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सीश्वसन तो किण्वन की क्रिया कैसी क्रिया है? तो अनॉक्सीश्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो किण्वन होता क्या है? तो किण्वन के बारे में आप जान लीजिए। किण्वन माने होता है फर्मेंटेशन। किण्वन फर्मेंटेशन क्या है? तो इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थ में टूट जाता है। ऐसी क्रिया का नाम है किण्वन, यानी फर्टिलाइजेशन। तो किण्वन पहले लिख दें आपको, किण्वन इंपॉर्टेंट है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है, किसके उपस्थिति में? एंजाइम के उपस्थिति में। इस क्रिया का नाम है किण्वन। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो किण्वन के बारे में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी क्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। अब देखिए, शर्करा का सूत्र है C12 है H22O11 अब प्लस H2O। ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट होता है एक प्रकार का कवक, एक कोशिकीय कवक है। कवक क्या इंग्लिश में कहते हैं? फंगी। वो एक एंजाइम स्रावित करता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करेगा? शर्करा को तोड़ देगा दो पार्ट में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो अब क्या होगा कि ग्लूकोज पुनः जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसी क्रिया का नाम है किण्वन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इन्वर्टेज किसको परिवर्तित करता है? तो शर्करा को। किस में? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और जाइमेज किस पर क्रिया करता है? तो ग्लूकोज पर, और बदलता है इसको इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ एंजाइम का नाम पूछता है, इसलिए ये समीकरण इम्पोर्टेंट है। और एक रचना हम दिखा रहे थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे अधिक मीठा शर्करा होता है। सबसे अधिक मीठा शर्करा कौन सा होता है? तो फ्रुक्टोज। क्वेश्चन पूछता है।
तो ये हम 20 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे और ये चैप्टर का नाम था श्वसन। तो हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के लिए पहले हम पूरा कराएंगे, हर एक चैप्टर को देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चैप्टर को हम लोग बैलेंस्ड रूप से देखेंगे, चूँकि इससे 20 क्वेश्चन से ऊपर पूछा जाता है और ये पॉजिटिव होता है हर एक परीक्षा के लिए। इसलिए साइंस को देखना तो मस्ट है। रिजल्ट अगर लाना है, रिजल्ट के लिए अगर इच्छुक हैं तो साइंस देखना मस्ट हो जाएगा। अभी तक 30-32 को वीडियो जा चुका है, हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज हम लोग श्वसन का लिए, फिर अगला दिन नया क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेंगे, नए चैप्टर्स क्वेश्चन लेंगे। तो आगे फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।